आप तमाम लोग जो यहाँ मौजूद हैं, मैं आप सब लोगों को इस्तकबाल करता हूँ, आप सब लोगों को सलाम करता हूँ, आप सब लोगों को क्रांतिकारी जय भीम और क्रांतिकारी लाल सलाम पेश करता हूँ। खास तौर पे जो बल्लभगढ़ और मेवात से आए साथी हैं, मैं आप लोगों को सलाम करना चाहता हूँ। खास तौर से जुनेद और पहलू के जो फैमिली मेंबर्स हैं, मैं आप लोगों के जज्बे को सलाम करना चाहता हूँ, आपकी लड़ाई को सलाम करना चाहता हूँ कि आप अपने गांव से, आप अलवर से, आप बल्लभगढ़ से, आप मेवात से इस लड़ाई को दिल्ली के शहर में लेकर आए। आपका जो दर्द है, आपने जो खोया है, वो शायद हम नहीं लौटा सकते, वो शायद इस देश में कोई नहीं लौटा सकता, मगरमच्छ के आंसू रोने वाला प्रधानमंत्री भी नहीं लौटा सकता। लेकिन एक बात आपको बताना चाहेंगे, तो ये दर्द आप जो झेल रहे हैं, ये दर्द सिर्फ आपका दर्द नहीं है, ये दर्द मेरा भी दर्द है, ये तमाम लोग जो यहाँ शामिल हुए हैं, ये इन सबका दर्द है। इस देश, इस शहर में, इस देश में और पिछले कुछ दिनों में जो इस दुनिया के तमाम कोनों में जितने अमन पसंद, जनवाद पसंद, लोकतंत्र पसंद, इंसाफ पसंद लोग हैं, उन सब का दर्द है। और आने वाले दिनों में ये लड़ाई, जुनैद के इंसाफ की लड़ाई, पहलू के इंसाफ की लड़ाई, जफर के इंसाफ की लड़ाई, अखलाक के इंसाफ की लड़ाई, हम सब लोगों की लड़ाई है साथियों। और सिर्फ ये लड़ाई जिन लोगों को मारा गया, उन लोगों को इंसाफ दिलाने की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई इसलिए भी है कि आने वाले दिनों में किसी अखलाक को गौरक्षा के नाम पे मार ना दिया जाए। ये लड़ाई इसलिए भी है किसी पहलू को, किसी जुनैद का मर्डर न कर दिया जाए। ये लड़ाई इसलिए भी है किसी जफर का स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर हत्या न कर दी जाए। ये लड़ाई इसलिए भी है कि किसी उत्तम और गणेश को अफवाह उड़ा के मार न दिया जाए। ये लड़ाई इसलिए भी है कि कोई माँ अपना बेटा जैसे नजीब जब पढ़ाई करने भेजे तो उस बेटे को गायब न कर दिया जाए। और ये लड़ाई राधिका वेमुला के इंसाफ की लड़ाई के साथ भी जुड़ी हुई लड़ाई है कि किसी दलित छात्र को फिर से सांस्थानिक हत्या करने में मजबूर न कर दिया जाए। और आज इस लड़ाई में हम कहाँ हैं, ये तय करेगा कि इतिहास हमको कैसे याद रखेगा। यहाँ कुछ मीडिया वाले हैं और कुछ चैनल मुझे दिख रहे हैं जो बहुत चिल्लाते हैं और चिल्ला के उनको लगता है कि वो झूठ को सच साबित कर देंगे। मैं उनको बोलना चाहूंगा, 20वीं सदी में हिटलर का मिनिस्टर था गॉबल्स, आपके जो दो स्वामी जी हैं उनका नाम भी जी से शुरू होता है, 21वीं सदी के गॉबल्स है। और उनको इतिहास उसी गॉबल्स की तरह याद रखेगा जिसने बोला था कि 100 झूठ को अगर 100 झूठ को 100 बारी बोलो तो वो सच हो जाता है। लेकिन आपको बताना चाहेंगे 21वीं सदी का भारत का आवाम इतना बेवकूफ नहीं है कि आज के एंकर जो एसी के कमरे से बाहर नहीं निकले, जो लाखों खरबों रुपए कमाते हैं, वो हम लोगों को जो इस देश की संघर्षशील जनता है हमको राष्ट्रवाद बताएंगे। एक बात और, पिछले कुछ दिनों में जैसे मैंने शुरू में बोला, आप लोग अकेले नहीं हैं, लाखों हजारों लोग जो इस देश के और इस दुनिया के अलग अलग कोने में बाहर आए हैं, उन लोगों ने यह बताया है कि इतने झूठ, इतना डर, इतना दहशत पैदा करने के बाद भी वो इंसाफ की आवाज को दबा नहीं पाए हैं। और आज इन सब जो गुंडों का मुखिया है, आज उसके भी मगरमच्छ के आंसू निकल गए हैं। बोलते हैं कि हम गौरक्षा के नाम पर हिंसा नहीं सहेंगे। और वही चैनल जो हमारे 21वीं सदी के गॉबल्स हैं, वो बोल रहे थे कि मामला यहाँ खत्म हो जाना चाहिए, मामला खत्म हो जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने बयान दे दिया है, अब आप क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर मारता है तो वो बोल रहे हैं, वो दिखाइएगा। हम प्रधानमंत्री के बयान को खारिज करते हैं, खोखला मानते हैं। और खोखला क्यों मानते हैं हम उनको बताना चाहेंगे। प्रधानमंत्री हिंसा की बात कर रहे हैं। 2002 गुजरात में 2000 लोगों को कत्लेआम करके इतने सारे लोगों को एक इनकाउंटर में मार के जो अपने आप को हिंदू इज्जत सम्राट बोल रहे थे, वो हिंसा की बात नहीं करें तो बेहतर है। आप बात करते हैं कि आप हिंसा को कंडेम करते हैं, वही आपका यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर महेश शर्मा अखलाक के हत्यारे की जब मौत होती है जेल के अंदर तो उसको जाके शहीद का दर्जा देते हैं, उसको जाके तिरंगे में निपटाते हैं। आप कौन से कंडेमिनेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ मोदी साहब कंडेमिनेशन निंदा की बात करते हैं, वही उनके बीजेपी के एमएलए ज्ञानदेव आहूजा बोलते हैं कि पहलू खान को मारा गया, मुझे कोई अफसोस नहीं है, ऐसे लोगों को मारा ही जाना चाहिए। आप कंडेमिनेशन की बात करते हैं। रमन सिंह छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर बोलते हैं कि गौ हत्या को हमको सजाए मौत फांसी देनी चाहिए। आपका गुजरात जिसको आप अपना गढ़ मानते हैं, वो भी आपके पैर की सुधर जाएगा, बहुत देर नहीं है, उसके अंदर असेंबली में बिल पास करते हैं
कि गौ हत्या के लिए हमको उम्र कैद देनी चाहिए। तो 2002 में इतने मुसलमानों को मारा, वो सारे लोग चाहे बाबू बजरंगी हो या फर्जी इनकाउंटर करने वाले हो, उन सबको तो बेल में छोड़ दिया, और गौ हत्या के अफवाहों के नाम पे आप मुसलमानों को जेल के अंदर करना चाहते हैं। और मोदी साहब आप क्या बोलेंगे? आपका 2014 का इलेक्शन कैंपेन पूरा का पूरा गौ, पिंक रेवोल्यूशन, गुलाबी क्रांति। क्या है गुलाबी क्रांति? ये जो आज माहौल पैदा किया है साथियों, ये कोई स्पॉन्टेनियस किलिंग नहीं है, ये कोई ऐसी चीजें नहीं है जो अलग अलग है, ये सारी चीजें बहुत नियोजित तरीके से करी जा रही है। आज जहाँ की सरकार ये दावा करती है तो एक लोकतांत्रिक सरकार है, वो सरकार दावा करती है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर आई हुई सरकार है। मैं यहाँ एक दावा करना चाहूंगा, पूरी जिम्मेदारी से दावा करना चाहूंगा, यहाँ की सरकार जो अपने आप को लोकतांत्रिक होने का दावा करती है, आज वो जनता के ऊपर एक जंग छेड़ रही है। आज जनता के ऊपर उसने एक जंग का ऐलान किया है। ये जितनी सारी लिंचिंग है उसी जंग का एक पहलू है, लेकिन इस जंग के और भी पहलू है। जब किसान जो आत्महत्या करके मर रहे हैं, जब अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर निकलते हैं तो उनको गोलियों से भून दिया जाता है। जब मजदूर अपने अधिकारों की बात करते हैं तो उनको जेलों के पीछे बंद कर दिया जाता है। जब दलित अपने आत्मसम्मान की बात करते हैं तो जिस तरीके से पिछले महीने सहारनपुर में हुआ, उनके गांव के गांव को जाके जला दिया जाता है। और वही युद्ध का एक और पहलू है कि यहाँ मुसलमानों पर हमला करते हैं। ये युद्ध एक विचारधारा के तहत लड़ा जा रहा है। इस देश में आज दो भारत की लड़ाई है। एक भारत जिसका सपना भगत सिंह और अम्बेडकर ने देखा था, और एक भारत का सपना जो उनके चापलूस अंग्रेजों के गुलाम गोलवालकर सावरकर ने देखा था। आज हम सबको तय करना है कि किस भारत के सपने हम तक पहुंचाएंगे। एक चीज और देखिए, जितने लोग, अभी मैं वीडियो देख रहा था, मोदी साहब बयान दिए हैं कि हम हिंसा को टॉलरेट नहीं करते। मोदी साहब और लोग क्या, आपके गुंडे आपको सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि उनको पता है कि आप पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं। उनको पता है इतने सारे लोग बाहर आने के बाद बहुत बुरा भला बोला जा रहा है, उसने आपने मजबूरन में एक बात बोली है तो उसी दिन जाके झारखंड में जाके मार दिया। लेकिन अगर आप उस हत्या को उठा के देखें, या आप पहलू खान की हत्या को उठा के देखें, या ऊना के अंदर जो हो रहा है उसको उठा के देखें, उन सारे चीजों में, उन सारी घटनाओं में सिर्फ और सिर्फ कुछ लोग जाके कुछ लोगों को मारे नहीं है, कुछ लोग जाके जबर पहलू ये झारखंड में जिनको मारा गया उनको मारे नहीं है, खुद ही वीडियो बना के उसको अपलोड करके उसका प्रचार कर रहे हैं। ये क्या दिखाता है? दिखाता है किस तरीके से आज गुंडागर्दी को मारकाट को शह दी गई, किस तरीके से आज ऐसे ऐसे लोगों को चीफ मिनिस्टर बना रखा है जिनके ऊपर 7-8 केस है, दंगा भड़काने का केस है। तो जितने छुड़भैया गुंडे हैं, इनको लग रहा है कि हम भी तो अपना प्रचार कर ले अपनी मारपीट का, अपनी गुंडागर्दी का, शायद हमको चीफ मिनिस्टर नहीं तो विधायक का तो पोस्ट मिल ही जाएगा। और एक चीज और दर्शाता है, ये दर्शाता है जो एक को मारते हैं, एक जबर को मारा, एक पहलू को मारा, एक जुनैद को मारा। मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि आज जुनैद के गांव में लोग टोपी पहनने में डर रहे हैं, आज जुनैद के गांव के लोग दाढ़ी रखने में डर रहे हैं। ये डर पैदा करना चाहते हैं। एक नजीब को वहां से गायब किया। मेरे कितने सारे दोस्त हैं, मुझे कितनी बार आके बोले कि अब डर लगता है, घर वाले बोलते हैं कि तुमको भी गायब कर दिया जाएगा, तुम वापस आ जाओ। ये डर की राजनीति को पैदा करना चाहते हैं, एक डर का एक माहौल पैदा करना चाहते हैं। आज बहुत जरूरी है, एक बात को मैं आप सब लोगों से बोलना चाहूंगा, आज बहुत मुश्किल का दौर है, आज लड़ाई बहुत कठिन है, लेकिन आधी लड़ाई हम यहाँ जीतेंगे। आधी लड़ाई अगर हमने अपने डर को हराया तो ये संगियों के घुटने काट के खुद ही बैठ जाएंगे। आज बहुत जरूरी है हम सब लोगों के डर को हराना। एक मैं चीज और बोलना चाहूंगा, अगर आप उन वीडियो को देखें, जब वीडियो को देखते हैं तो बहुत गुस्सा आता है, बहुत क्रोध आता है, नाइंसाफी का बहुत ज्यादा एहसास आता है। लेकिन अगर हम 2 मिनट के लिए अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को साइड में रख के उन वीडियो को देखना चाहें, ये वीडियो में कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं जो मार रहे हैं? क्या ये वो लोग हैं जो बहुत अमीर घरानों से आते हैं? क्या ये वो लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है? अगर आप देखेंगे तो वही लोग जिनको आज नौकरी नहीं है, वही लोग जिनके पास जमीन नहीं है, जमीन है तो फसल नहीं उगा पा रहा, फसल उगा पा रहा है तो बेच नहीं पा रहा, उन लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है। जिन लोगों ने जुनैद को मारा वो भी जनरल बोगी में ट्रैवल कर रहे थे, और जुनैद जो मारा गया उसके भाई वो भी जनरल बोगी में ट्रैवल कर रहे थे, और इनको लड़वाने वाला और उन सबका मुखिया अडानी के अवल खटोले में बैठकर दुनिया की साइज कर रहे हैं। यही लोग हैं।
यही वो चाहते हैं कि आम आवाम आपस में लड़ते रहे। मैं जंग की बात करी थी, इस देश में सिविल वॉर की स्थिति पैदा कर रहे हैं। ये जितने लोग जाके मारकाट करते हैं, मैं उन लोगों को एक मैसेज देना चाहूंगा। अगर आपको लगता है मुसलमानों को मार देने से आपका भला हो जाएगा, आपके अच्छे दिन आ जाएंगे, आपको नौकरी मिल जाएगी, आपको जमीन मिल जाएगी, आपकी जमीन में अनाज उग जाएगा, तो बहुत बड़ा मुगालता है। एक बार जब मुसलमानों का कत्लेआम शुरू होगा तो अगला कत्लेआम ये लोग आपके साथ करेंगे, और ये बात को हमको समझना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा उदाहरण अगर इस मॉडल का कोई है तो ये बात करते हैं गुजरात मॉडल की। यही गुजरात मॉडल है। गुजरात के अंदर 2002 में दलितों को मुसलमानों के खिलाफ खड़ा किया गया, तो गुजरात 2002 में आदिवासियों को मुसलमानों के खिलाफ खड़ा किया गया। लेकिन ऐसा नहीं है, तो उन दलितों को, उन आदिवासियों को उसके बाद छोड़ दिया गया। उनकी जमीनें छीनी गई, उनको कोई इज्जत नहीं दी गई, उनको कोई नौकरियां नहीं दी गई, उनको गांव में जो उनके कुएं, जो उनको खेत है, खलियान है, वहां से निकाला गया। उसी जातीय व्यवस्था में उनको नीचा दिखाया गया, और आज उनको पर भी जुल्म हो रहा है। उसी गुजरात की धरती पे आज इसका एक बहुत बड़ा विकल्प, बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हुई है। हमने देखा पिछले साल ऊना के अंदर जब यही गुंडे गौरक्षक जाके 4 दलितों को मारे थे, इस तरीके से वहां के दलित, वहां के मुसलमान, वहां के किसान, वहां का मजदूर, सब लोग एक आवाज में बोला था कि गाय की पूछ आप रखिए, हमें हमारी जमीन दीजिए, गाय की पूछ आप रखिए, हमें हमारा रोजगार दीजिए। एक बार फिर गुजरात में एक बार फिर वो लोग नया आंदोलन कर रहे हैं। 1 साल में हम सब लोगों की जिम्मेदारी है उस आंदोलन में शामिल हो। उस गढ़ में जो हिंदुत्व का गढ़ बोलते हैं, ये मोदी साहब अपना गढ़ बोलते हैं, उस गढ़ में इनको हराएंगे। उस गढ़ के बाहर पूरे देश में इनको हराएंगे, इस देश से निकालेंगे, इस देश में सही मायने में जज्बात लाएंगे, इस देश में सही मायने में इंसाफ लाएंगे। साथियों, आज जाते जाते एक संदेश मैं हमारे वजीर आजम मोदी साहब को भी देना चाहूंगा। मोदी साहब, आपके गुंडों ने जुनैद को मारा, पहलू को मारा, जफर को मारा। हम जानते हैं आप चाहते हैं कि हम सब में से कोई न बचे। हम जानते हैं आप उस संगठन से आते हैं, राष्ट्र स्वयंसेवक संघ, जो इस देश को हिंदू राष्ट्र बदल देना चाहता है। आप चाहते नहीं कि इस देश में मुसलमान रहे। आपकी विचारधारा मनुस्मृति की विचारधारा है, जहाँ पैदाइश से लोगों की जगह तय होती है, और उस मनुस्मृति की विचारधारा में मुसलमानों की कोई जगह नहीं है। आप जितना भी चाहें कि हम ये देश छोड़ के चले जाए, एक बात आप कान खोल के सुन लीजिए, इस देश का मुसलमान कहीं नहीं जा रहा, वो यहीं रहेगा, वो यहीं जिएगा, मरने के बाद इस देश की मिट्टी के अंदर जाएगा। और आप इम्तिहान मत लीजिए सब्र का। यहाँ के मुसलमान और यहाँ का आम आवाम, यहाँ के दलित, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मजदूर, यहाँ के किसान अमन पसंद, चैन पसंद लोग हैं, लेकिन वो लड़ना भी जानते हैं, वो अपने अधिकारों को छीनना भी जानते हैं। जिस तरीके से अंग्रेजों के शासन को ऐसे भगाया था, इन अंग्रेजों के चापलूस, इन अंग्रेजों के जो भगत सिंह ने बोला था कि भूले साहब, इनको भी आज हमको बाहर निकालना है। और उस भगत सिंह के शब्दों में शहीद आजम कॉमरेड भगत सिंह ने बोला था, जब तक इंसान के ऊपर इंसान का दमन खत्म नहीं होता, हमारी लड़ाई, हमारा जंग जारी रहेगा। शुक्रिया, इंकलाब जिंदाबाद, जय भीम, लाल सलाम। तमाम लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया उमर साहब, आपका ये संदेश। अब मैं दावत दूंगा निवेदन